मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस सेगमेंट में डॉक्टर साहिबा आपको बताएंगी कि आपने तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि पीएमएस के में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं, कंपलसरी भी हैं। तो क्योंकि ये गो थ्रू कर चुकी हुई हैं और माशाल्लाह बहुत इनके एक्सेल किया है उन्होंने, पीएमएस में अच्छी पोजीशन ली है। इनसे ज़्यादा शायद आपको कोई बेहतर तरीके से शायद ही कोई बता सके। फ़िलहाल इनको हमने इसीलिए तकलीफ़ दी है कि ये आएँ और आके आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी कैसे कैसे अपनी करनी है ये अब आपको बताएंगी फ़िलहाल। अच्छा, सब्जेक्ट्स के हवाले से जो भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे पास उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिन जगहों पे मुझे डिफ़िकल्टीज़ हुई थी तो आप उन डिफ़िकल्टीज़ को इस वीडियो के थ्रू गाइडेंस लेके ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने जो एक ट्रिक यूज़ की थी स्पेशली वोकैबुलरी के लिए, उसमें ये था कि मैंने छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाए थे। एक A4 साइज़ मैंने पेपर लिया और उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। इसी तरह मैंने इस तरह के जो छोटे छोटे पेपर से तकरीबन 100 बनाए। हर एक पेज पे मैंने एक वर्ड लिखा और उसकी बैक साइड पे उसका मीनिंग मतलब सिनोनिम और एक एंटोनिम लिखा और उनको मैंने बाइंड करवा लिया। तो इस तरह ना मेरे पास छोटी छोटी बुकलेट्स बन गई थी। तो उनको मैं डेली बेसिस पे रिवाइज़ करती थी। कभी मैं 10 वर्ड्स याद कर लेती थी, अगले दिन वो 10 रिवाइज़ के फिर 50 और कर लेती थी, किसी दिन 30 कर लिए, मोटिवेशन ज़्यादा हुई तो 60 भी कर लेते थे। तो इस तरह ओवर द प्रिपरेशन मैंने अपनी जो इंग्लिश वोकैबुलरी है इसको ऐसे कवर किया था। क्योंकि इंसानों की जो मेमोरी होती है, अगर आपने उसको बार बार रिवाइज़ करें कि पिक्चर मेमोरी भी आए आपके पास और साथ में आप उसको खुद लिखें, वो लिखी हुई चीज़ें और बार बार देखने से वो याद रहती हैं। तो ये वोकैबुलरी में ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। अब इन सब्जेक्ट्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये इतने वास्ट सब्जेक्ट हैं कि आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ रह गया या कोई ऐसी डायमेंशन है जो मुझसे कवर नहीं हो रही। तो इसमें स्मार्ट स्टडी करनी है आपने, गुड सोर्सेज यूज़ करने हैं, जो गुड बुक्स हैं और गुड हमारे पास ऑनलाइन भी सोर्सेज हैं उनको यूज़ करना है। और आपने वाइजली चीज़ों को लेके चलना है। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेंथ में या बहुत ज़्यादा डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है। पास पेपर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट की तरफ। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी टॉपिक की कोई लिमिटेशन नहीं है। हर टॉपिक की, हर थीम की बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करना है। रिकमेंडेड जो बुक्स हैं, जो अच्छे सोर्सेज हैं, उनको प्रिपेयर करना है। और पास्ट पेपर्स के एनालिसिस पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो प्री पार्टीशन के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली उनमें आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको एग्जामिनर टारगेट कर रहा है या एग्जामिनर देना चाह रहा है, तो आप उनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। पोस्ट पार्टीशन है या करंट अफेयर्स है, उसमें बहुत बच्चे या एस्पेरेंट्स इस तरह करते हैं कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज पढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये इसमें से भी चीज़ें कर लें। तो इसमें मैंने एक चीज़ की थी कि मैंने एक छोटी सी डायरी ली थी और उस डायरी को मैंने 4 to 5 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। नेशनल के नाम से, इंटरनेशनल के नाम से, इन्वायरमेंट के नाम से, जेंडर के नाम से, इकोनॉमी के नाम से। तो फिर मैंने सिर्फ एक न्यूज़पेपर में पढ़ती थी, डॉन, और वो भी पूरा नहीं पढ़ती थी। उसमें वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे एग्ज़ाम के हवाले से हेल्पफुल हो सकती थी, नॉन कंट्रोवर्शियल चीज़ें, उसमें से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके मैं अपनी नोटबुक में ऐड कर देती थी। फिर जो मैंने अपने नोट्स बनाए होते थे उनमें मैं वैल्यू एडिशन करती जाती थी, उनको अपडेट करती रहती थी कि अगर इकोनॉमी की कोई अच्छी टर्म आई है तो उसको प्रिपेयर कर लेती थी, कोई डाटा आया तो उसको ऐड किया जा सकता था। तो इसको बहुत स्मार्टली और ट्रिकली प्रिपेयर करना है। तीसरी बात कर लेते हैं जीके की। जो हमारे पास सीएसएस है उसमें तो जीके के 3 पार्ट्स होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और हमारे पास जीएसए का पेपर होता है। लेकिन जो पीएमएस है इसमें जीके की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार खा जाते हैं। 100 एमसीक्यूज़ आते हैं और उन एमसीक्यूज़ में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें पास्ट पेपर्स करना इज़ अ मस्ट। और अगर जैसे हमारे पास बुक है जो रिकमेंडेड बुक है या गेटवे कहा जाता है कि अगर आपने पीएमएस का जीके का पेपर पास करना है तो सर इम्तियाज़ शहीद की, मैम इकरा इम्तियाज़ की बुक्स हैं, अब उनके जो 1 लाइनर्स हैं वो लें, उधर उसके भी फर्दर नोट्स बनाएं कि आपने उसमें से एक पेज पे 10 एमसीक्यूज़ पढ़ लिए तो आप उसके पोर्शंस बनाएं कि ये प्री पार्टीशन का एमसीक्यू था, ये पोस्ट पार्टीशन का एमसीक्यू है, ये करंट अफेयर्स में आता है, ये नेशनल का है, ये इंटरनेशनल का है। तो अपने नोट्स खुद बनाएं, खुद उसको रीड करें, वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें और छोटे से छोटे शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आपको बाद में रिवाइज़ करने में आसानी हो।
और जीके में रिवीजन इज़ अ मस्ट। आप बार बार एमसीक्यूज रिवाइज करेंगे फिर वो आपको रिटेन होंगे। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है नहीं, बहुत सारी इसमें रॉट लर्निंग होगी, तो इसको बार बार करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हमारे पास कंपल्सरीज में एक और सब्जेक्ट है इस्लामियात। इस्लामियात में कुछ लोग कहते हैं कि रेफरेंसेस ना भी लिखें तो कुछ नहीं होता, कुछ कहते हैं कि लिखना चाहिए। तो मैं अपना बता देती हूँ कि मैंने रेफरेंसेस लिखे थे, मैंने हदीस भी लिखी थी, आयात भी लिखी थी, इवन उर्दू में कोटेशंस भी लिखी थी और विद रेफरेंस लिखी थी कि वो पारा नंबर कौन सा है और उसकी आयत नंबर कौन सी है या सूरत कौन सी है। तो ये चीज़ें भी मैंने ये की थी। तो अगर आप ये अपने पेपर में करते हैं तो आपका पेपर स्टैंड आउट करता है। तो इस्लामियात में पहले आप पास पेपर्स को देखें, कोई अच्छी बुक पढ़ें, अपनी बेस बनाएं, चीज़ें रिवाइज करें, अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक करें, लॉन्ग नोट्स बनाएं अपने। उसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स के फाइनल डे पे आपने क्या रिवाइज करना है। फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है, आपके पास लास्ट होगा ना, इसमें एक पेपर के ऊपर आपके सारे रेफरेंसेस लिखे होने चाहिए ताकि आपको एंड पे रिवाइज करने में आसानी हो। ये हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट थे। इसी तरह उर्दू है, उर्दू में भी आपने पास पेपर्स को एनालाइज करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप उर्दू में कटनिप का इस्तेमाल करते हैं, कटनिप मार्कर है या आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एज मिल जाता है कि आपका पेपर विजुअली बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। और रही बात जहाँ पर हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की है, तो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएमएस के लिए पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी और ज्योग्राफी थे। चूँकि मैं पहले सीएसएस की प्रिपरेशन करी थी तो पॉलिटिकल साइंस तो मैंने बहुत डिटेल में उसमें पढ़ ली थी। उसमें भी ऐसे ही किया था, चूँकि मेरा एमबीबीएस का बैकग्राउंड है और हम डॉक्टर्स को पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन भी नहीं आती होती थी। तो मैंने तो पॉलिटिकल साइंस वर्ड ही पहली दफ़ा सुना था कि अच्छा ये भी कोई सब्जेक्ट होता है। उसमें मैंने बुक्स ली थी, बुक से पहले मैंने अपनी बेस बनाई, साथ में जो ऑनलाइन मटेरियल होता है, डिफरेंट वीडियोस होती हैं यूट्यूब से, मैंने वहाँ से हेल्प ली। और बुक से पढ़ने के बाद वीडियोस देखने के बाद जब एक दफ़ा कॉन्सेप्ट बन गया, बेस बन गई, मेरे टीचर्स ने मुझे हेल्प किया, उसके बाद फिर मैंने लर्निंग की तरफ आई। उसमें भी वही स्ट्रेटजी, पास पेपर्स को देखा, लॉन्ग नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर उसके बाद मैक्सिमम रिटर्न प्रैक्टिस की। मैक्सिमम जो पास पेपर के क्वेश्चंस थे मैंने उनको लिखा, अपने टीचर को चेक करवाया, और इस तरह से मैंने पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन की है। और इसमें वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको अपने नोट्स को, अपनी प्रिपरेशन को अप टू डेट रखना पड़ता है। अगर आप चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कोई चेंजिंग आ गई है तो आपको पता होनी चाहिए। टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें कोई चेंजिंग्स आई हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए, आपने अपने नोट्स में वो चीज़ें ऐड करनी है। तो आप अपने अच्छे इंटरनेट के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए अपने नोट्स को अपडेट करते रहें। जो पंजाबी है, पंजाबी में एक पेपर तो ऑलरेडी मैं सीएसएस में प्रिपेयर कर चुकी थी, लेकिन पीएमएस का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो पेपर 2 फिर मुझे नए सिरे से तैयार करना पड़ा था। सीएसएस मतलब मई के एंड पे और साथ में जून का जो महीना था उसमें फिर पेपर 2 की तरफ मैंने ध्यान दिया था। और उसमें भी यही था कि आप बुक्स पढ़ें, बुक से अपनी बेस बनाएं, और जो आपकी वैल्यू एडिशन है वो आपको ऑनलाइन सोर्सेज से मिल सकती है। फिर आप लिखें, अपने टीचर से अपने टेस्ट को, अपने पूरे डाटा को एवेलुएट करवाएं और यू आर गुड टू गो। और लास्टली ज्योग्राफी में मेरे मैक्सिमम मार्क्स हैं, एक में मेरा 80 मार्क्स हैं और एक में 85 मार्क्स हैं। ज्योग्राफी में भी यही ट्रिक थी कि अगर मैंने 10 डेज़ में ज्योग्राफी प्रिपेयर किया तो वो 10 डेडिकेटेड डेज़ थे। वो दिन और रात ज्योग्राफी, सोना और खाना, सिर्फ ये 3 चीज़ें थी। बुक्स ली, मैंने बुक से पहले गो थ्रू किया कि ज्योग्राफी है क्या, फिर मैंने इंटरनेट से पास्ट पेपर्स निकाले, पास्ट पेपर्स को एनालाइज किया कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जामिनर ने ओवर द ईयर्स पूछे हुए हैं, उन टॉपिक्स को मैंने ज़्यादा फोकस किया था। उसके बाद मैंने लर्निंग की और इंटरनेट से डिफरेंट वेबसाइट से उसमें मैंने वैल्यू एडिशन की, डायग्राम्स ऐड की, डाटा ऐड किया, और फिर वही बात रिटन प्रैक्टिस की, अपने मेंटोर को इवैल्यूएशन करवाई, और इस तरह से मैंने ज्योग्राफी प्रिपेयर की थी। और जब लास्ट में मेरा पेपर था, जितने भी पेपर्स थे उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो टाइम मैनेजमेंट थी। क्योंकि आप पूरा साल कुछ भी पढ़ लें, मैटर वो करता है कि आपने उन 3 आवर्स में एग्जामिनर को क्या लिख के दिया। आप 3 किताबें पढ़ लें, 4 किताबें पढ़ लें, और आप इन दी एंड 3 आवर्स में रिप्रोड्यूस ना कर सकें कि आपने क्या याद किया था और अब क्या लिखा है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखा है कि नहीं, अपना पेपर पूरा किया है कि नहीं, और वो अप्रोप्रिएट आंसर है कि नहीं, वो मैटर नहीं करेगा कि आपने 1 साल में क्या पढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे पेपर्स में जो लास्ट में थी पेपर अटैम्प्ट करते हुए, वो टाइम मैनेजमेंट थी। मुझे पता था कि मैंने इतनी साइड्स के आंसर्स लिखने हैं और इतने टाइम में मेरा एक सवाल ख़त्म होना चाहिए। घड़ी लगी हुई थी और क्लॉक के साथ आपने भागना होता है।
और ज्योग्राफी में और पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, इन पेपर्स में ऑप्शनल्स में ज़्यादा मार्क्स आने की वजह ही यही है कि मेरे पेपर्स उनमें डाटा तो था, इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आंसर किया। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है उसमें से ही हेडिंग्स निकाल के 2 लाइंस की लॉन्ग हेडिंग्स मैंने दी थी। जो मेन हेडिंग होती है, इवन जो शॉर्टर हेडिंग्स होती हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाई कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। अपने इन्फॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को मैंने इम्प्रोवाइज़ किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरी बात ये कि प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखा कि जहाँ मैप की ज़रूरत थी मैप बनाया, जहाँ पे डाटा देना था डाटा दिया, जहाँ पे कोटेशन विद रेफरेंस दिया जा सकता था वहाँ पे कोटेशन ऐड कर दी। इसी तरह ज्योग्राफी में मतलब मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा फूल बूटे बहुत थे, बहुत खूबसूरत पेपर था वो। क्योंकि ज्योग्राफी जब बायोम्स के बारे में बता रहे हैं तो फिर उसको थोड़ा सा ड्रॉ करके भी बताएं कि आप किन चीज़ों की बात करें। इसी तरह अगर आप पॉपुलेशन के बारे में लिख रहे हैं तो फिर आप अर्थ को डिवाइड करें डिफरेंट पार्ट्स में कि इस एरिया की इतनी पॉपुलेशन है, इधर इतनी परसेंटेज है, लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स दिखाएं। इस तरह ना पेपर को खूबसूरत बनाएं कि एग्जामिनर के लिए पढ़ने में आसानी हो। आपका पेपर देखते हुए, आपकी हेडिंग्स देख के, डायग्राम्स देख के उसको पता लग जाए कि ये रेलिवेंट भी है, अच्छा भी लिखा हुआ है और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं। और होमोजेनस पेपर होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन अगर 8 to 9 साइड्स का है, ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट क्वेश्चन में आपके पास आप टाइम मैनेज नहीं हुआ, अब जो है आप 3 to 4 साइड्स पे आ जाएं। टाइम सेट करें, मैक्सिमम रिटन प्रैक्टिस करें, एवेल्युएशन करवाएं, फिर उसके बाद आपकी ये विद प्रैक्टिस जो है ना आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। इनिशियली आप जब लिखना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आप 3 घंटे में 2 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर थोड़ी सी और स्पीड बढ़ेगी, 3 घंटे में फिर 3 हो जाएंगे, फिर अल्टीमेटली आप 3 घंटे में 5 क्वेश्चन जो कि पीएमएस में आते हैं वो लिख सकते हैं। डुएबल है, ये किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन की ज़रूरत है, आपको हार्डवर्क की ज़रूरत है और प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत है। बस, तो मेरी तरफ से यही था। थैंक यू।